सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे मध्य में प्रिया अठावले के दायिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी है। हम सबके मध्य में उपस्थित है और आप हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश महामंत्री रहे आदरणीय खजानदास जी और राजपूत क्षेत्र के विधायक भी हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके मध्य में अपनी बात को रखेंगे। मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे और मैं भी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ था। मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के अलायंस में मैं चुनकर आया था। जब मैंने भी देखा कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी है, उस कांग्रेस के साथ रहने से फायदा नहीं। और इसीलिए 2014 के लोकसभा के चुनाव में जो मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटें बीजेपी को मिली। 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली और एनडीए को 351 सीटें मिली थी। 2019 में एनडीए को 351 सीटें बीजेपी एनडीए को मिली थी। अभी हमारा नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी हार। तो कांग्रेस पार्टी की हार तो होने वाली है और हम तो करेंगे 400 पार, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। तो मतलब ये कांग्रेस की हालत है। लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केरला ने बचाया था। मतलब केरला में उनकी 19 सीटें चुनकर आई थी। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बड़ी है, कम्युनिस्ट तो उधर ही है, लेकिन वहां अभी कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी नहीं। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो की नाटक कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को नाटक करने की आदत नहीं थी, लेकिन अभी नाटक करना सीख गए हैं और भारत जोड़ो का नारा दे रहे। आपने भारत में जोड़ा नहीं क्या? 70 साल तक आप सत्ता में रहे, आपको भारत को जोड़ा नहीं क्या? अभी भारत जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी आपको? और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को जोड़ दिया है। अभी भारत जोड़ने का विषय पर कोई अर्थ नहीं है। खाली जानबूझकर हमारे सरकार को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना और मोदी जी संविधान बदलेंगे, इसी तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस मंत्रिमंडल में हूं और नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलने का विषय बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को मजबूत कर रहे हैं और संविधान को बदलने की किसमें भी ताकत नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट होना इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। संविधान में ही प्रोविजन है कि पार्लियामेंट मेजॉरिटी से नया कानून पास कर सकती है, पुराने कानून में अमेंडमेंट कर सकती है। इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। इसीलिए संविधान बदलने की भाषा करके दलित समाज में गुमराह पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी इंडिया आघाड़ी कर रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, इंडिया आघाड़ी के 2 मंत्री जेल में चले गए हैं, अपने मुख्यमंत्री जेल में चले गए हैं और ईडी ने उनको मतलब अंदर डाल दिया है। कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा होता है। और ईडी ने नोटिस देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने वहां अपना रिप्लाई देने के लिए जाना चाहिए था। अगर ईडी ने गलती की है तो कोर्ट से आपको राहत मिलनी चाहिए थी, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली है। ईडी के पास पूरी एविडेंस है। जो दारू का घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसमें केजरीवाल जी की सरकार में घोटाला हुआ है और इसीलिए उनको वहां जिम्मेदार ठहराया है। वहां कोई नरेंद्र मोदी जी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध नहीं है, हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। हम किसी को जेल में डालते नहीं है। जिनको जेल में जाना होता है वो जाते हैं और कानून उनको जेल के अंदर करता है। इसीलिए हम किसी पर अन्याय करने का विषय बिल्कुल नहीं है। हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि हमको किसको जेल में डालने की क्या आवश्यकता है। मतलब मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे।
और मैं भी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ था। मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के अलायंस में मैं चुनकर आया था। लेकिन जब मैंने भी देखा कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी है, उस कांग्रेस के साथ रहने से फायदा नहीं। और इसीलिए 2014 के लोकसभा के चुनाव में जो मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटें बीजेपी को मिली। 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली और एनडीए को 351 सीटें मिली थी। 2019 में एनडीए को 351 सीटें बीजेपी एनडीए को मिली थी। अभी हमारा नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी हार। तो कांग्रेस पार्टी की हार तो होने वाली है और हम तो करेंगे 400 पार, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। तो मतलब ये कांग्रेस की हालत है। लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केरला ने बचाया था। मतलब केरला में उनकी 19 सीटें चुनकर आई थी। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बड़ी है, कम्युनिस्ट तो उधर ही है, लेकिन वहां अभी कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी नहीं। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो की नाटक कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को नाटक करने की आदत नहीं थी, लेकिन अभी नाटक करना सीख गए हैं और भारत जोड़ो का नारा दे रहे। आपने भारत में जोड़ा नहीं क्या? 70 साल तक आप सत्ता में रहे, आपको भारत को जोड़ा नहीं क्या? अभी भारत जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी आपको? और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को जोड़ दिया है। अभी भारत जोड़ने का विषय पर कोई अर्थ नहीं है। खाली जानबूझकर हमारे सरकार को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना और मोदी जी संविधान बदलेंगे, इसी तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस मंत्रिमंडल में हूं और नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलने का विषय बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को मजबूत कर रहे हैं और संविधान को बदलने की किसमें भी ताकत नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट होना इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। संविधान में ही प्रोविजन है कि पार्लियामेंट मेजॉरिटी से नया कानून पास कर सकती है, पुराने कानून में अमेंडमेंट कर सकती है। इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। इसीलिए संविधान बदलने की भाषा करके दलित समाज में गुमराह पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी इंडिया आघाड़ी कर रही है। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है, इंडिया आघाड़ी के दो मंत्री जेल में से चले गए हैं, अपने मुख्यमंत्री जेल में से चले गए हैं और ईडी ने उनको मतलब अंदर डाल दिया है। कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा होता है। और ईडी ने नोटिस देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने वहां अपना रिप्लाई देने के लिए जाना चाहिए था। अगर ईडी ने गलती की है तो कोर्ट से आपको राहत मिलनी चाहिए थी, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली है। ईडी के पास पूरी एविडेंस है। जो दारू का घोटाला दिल्ली में हुआ है उसमें केजरीवाल जी की सरकार में घोटाला हुआ है और इसीलिए उनको वहां जिम्मेदार ठहराया है। वहां कोई नरेंद्र मोदी जी का संबंध नहीं है, बीजेपी का संबंध नहीं है, हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। हम किसी को जेल में डालते नहीं है। जिनको जेल में जाना होता है वो जाते हैं और कानून उनको जेल के अंदर करता है। इसीलिए हम किसी पर अन्याय करने का विषय बिल्कुल नहीं है। हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि हमको किसको जेल में डालने की क्या आवश्यकता है। मतलब विषय नहीं है। तो जो भी मतलब कानून से होता है वो है। तो इसीलिए और बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का मोदी जी कर रहे हैं। दलितों को मेरा आह्वान है उत्तराखंड के कि मैं आज उत्तराखंड में आया हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 5 सीटों पर उत्तराखंड में मतलब बीजेपी का समर्थन करने के लिए मैं इधर आया हूँ। मेरी पार्टी, हमारे सेठपाल सिंह एक है, हमारे हरिद्वार में रहते हैं, वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन पहले पार्टी छोटी होती है, बाद में बड़ी पार्टी होती है। तो अभी मेरी पार्टी छोटी पार्टी है। मेरी पार्टी में कुछ लोग आ रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
और यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। कॉमन सिविल कोड का एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है, ये महत्वपूर्ण कानून यहाँ पास हो चुका है और ये कानून हिंदू मुसलमानों में यूनिटी पैदा करने वाला कानून है। आज हिंदू समाज को लगता है कि भाई कॉमन सिविल कोड ना होने से हिंदू मुसलमानों के मन में मनमुटाव है। हिंदुओं को लगता है कि भाई कानून हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। इसीलिए मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि ये कानून की भारी आवश्यकता थी और मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मतलब ये कानून यहाँ लाया है और ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुस्लिम आवाम को भी मेरा कहना है कि आपके मसाइल हल करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने का एक बहुत ही बड़ा निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, उसमें मुस्लिम समाज को भी फायदा होता है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं लेना ऐसा कुछ कानून में नहीं है। जो हमारा जनधन योजना है, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं, उसमें मुस्लिम समाज का आदमी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह मुस्लिम समाज के भी लोग उसमें हैं। मुद्रा योजना के कम से कम 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक मतलब लोन मिला है, उनको रोजगार भी मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। गैस सिलेंडर की जो उज्ज्वला योजना है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो मतलब 5 लाख रुपया एक साल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने का एक स्कीम है और उस स्कीम का फायदा भी मुस्लिमों को, सभी को तो होता है लेकिन मुस्लिमों को भी होता है। तो ऐसा कानून, ऐसा ना हमारा नियम नहीं है कि भाई मुस्लिम को फायदा नहीं होना चाहिए। तो हम मुस्लिम विरोधी है। ये गलत प्रचार जो किया जाता है, मुस्लिमों को भड़काया जाता है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ की मुस्लिमों को भी मेरा आह्वान है कि भाई मोदी जी सबके लिए काम करते हैं और आप लोगों ने इंडिया आघाड़ी के बहकावे पर नहीं आना चाहिए और आपने ये भी मतलब इसका काम करने की आवश्यकता है। और बाबा साहब के मेमोरियल के काम 26 अलीपुर रोड दिल्ली में है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते संविधान लिखा था। कांग्रेस के कार्यकाल में मैं 50 बार उनको मिला था, लेकिन उन्होंने कभी एक नया पैसा उसके लिए खर्चा नहीं किया। मैं उनके साथ था, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन कांग्रेस वाले तो सीरियस नहीं रहते थे और इसीलिए मतलब कांग्रेस वालों को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। और मेरा सामान, मैं जब मुझे 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शिरडी से मुझे हराया था और मैं 8A लोधी स्टेट नाम के बंगले पर खान मार्केट के सामने रहता था। मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के अलायंस में था, तो मैंने अलायंस कांग्रेस का तोड़ दिया था और फिर मैं निकाल कर सामान, इनके लोग तो मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग बिना भाड़ा देकर, किराया देकर साल साल 2-2 साल 10-10 साल वहां रहते हैं, गेस्ट अकोमोडेशन लेकर इतने साल रहते हैं। लेकिन मेरा बंगला जो है, बंगला में महाराष्ट्र में मिल नहीं सकता, इसीलिए पहली बार मुझे बंगला में मिला था और उस बंगले का सामान लॉक तोड़कर मेरा पूरा सामान, बुद्ध की मूर्तियां, बाबा साहब के फोटो, किताब, मेरे कपड़े पूरे इन्होंने मतलब बाहर रास्ते में लाकर पूरे लाए थे। तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, जिस कांग्रेस ने मेरा सामान बाहर निकाला है उस कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालने के लिए मैं काम करता रहूंगा। और मैंने फिर यहाँ बीजेपी का समर्थन मैंने किया और कांग्रेस को सत्ता से ऐसा बाहर किया है कि दोबारा जल्दी अंदर जाना बहुत बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए मतलब हमने भी ये काम किया, तो इसीलिए बाकी तो सामने है ही। हमारे रमेश पोखरियाल जी हमारे बहुत नजदीकी मित्र है और उन्होंने HR मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरह हैंडल की है। वो बहुत बड़े साहित्यकार भी है और बहुत बड़े ये साहित्यकार भी है और मैं कलाकार हूँ और इसीलिए मतलब इनका हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं
और आज पुष्कर सिंह धामी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के काम तो आप लोगों ने पता ही होगी, मतलब काफी जो काम किए हैं, तो ये काम तो किए हैं, तो इसलिए मैं आज ये पांचों उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए मैं इधर आया हूँ। सर एक सवाल है, सबसे ज्यादा ऐसी एजेंसियां हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए अपना कंसर्न कर रही है। उन्होंने अपना एक चार्टर भी जारी किया है हिमालयन जो यहाँ पे जो जनजाति है उनको लेकर के, कहाँ? पूरे हिमालयन स्टेट को लेकर के जो है लद्दाख में जो विषय चल रहा है सर, उसी को लेकर के 60 से ज्यादा ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने अपना चार्टर बनाया है और केंद्र सरकार को दिया है। किस तरह से देखते हैं सर आप? और जहां तक आपने ईडी की बात करी, 28 ऐसे नेता हैं जिन पे ईडी के केसेस चल रहे थे, जो बीजेपी में आई तो उसके बाद वो केसेस अभी रोक दिए गए, तो किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनके ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। मतलब जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर, इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है, तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं? और मैं इधर आया और फिर तुम उधर के क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए तो पवार साहब अगर यहाँ आते थे, एनडीए के साथ आते थे, तो ये फूट नहीं होती थी। अजीत दादा पवार हमारे साथ नहीं आते थे, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, हम किसको तोड़ते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, वो सब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग इधर आ रहे हैं। एक सवाल है सामाजिक, हाँ, तो ये मतलब यहाँ ये जो पहले मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो अपने शासनादेश जारी किया था सरकारी दफ्तर में, महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार जी द्वारा तत्कालीन विधायक श्री देशराज कर्णवाल के प्रस्ताव पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो प्रत्येक सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों एवं शैक्षिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से लगाए जाने हेतु शासन आदेश जारी कर पुरुषों के प्रति कृतज्ञतापूर्वक नमन, मतलब ये उन्होंने एक निकाला था। और बाबा साहब के पूरे जो फोटो है ये सभी ऑफिस में लगाने का निर्णय बहुत अच्छा हुआ था। ये उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है, पहला राज्य ऐसा जिसने शासनादेश जारी किया इसका। हाँ, तो पहला ये राज्य है कि मतलब इन्होंने ये फोटो लगाने का जीआर निकाला था। आपने बड़ी इस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, ऐसे में विपक्ष कह रहा कि पूरी तरह से लामबंद है और महामुकाबला, रोचक मुकाबले के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि मतलब जो अपोजिशन है, अपोजिशन तो मतलब अपनी बातें रख रहा है, लेकिन उस बातों में दम नहीं है। अपोजिशन के बातों में कुछ नहीं है दम, और नरेंद्र मोदी जी नहीं है कुछ कम, इसलिए मतलब हम भी उतनी ताकत से उसका जवाब दे रहे हैं। और इंडिया आघाड़ी में मतलब वैसी एकता नहीं, वहाँ ममता बनर्जी ने अलग कैंडिडेट पंजाब अपने बंगाल में खड़े किए हैं, वह कांग्रेस को, कम्युनिस्टों को भी सीट नहीं दी है। और इसी तरह मतलब इंडिया आघाड़ी में कुछ इतना कुछ ताकत नहीं। हमारे महाराष्ट्र में इंडिया आघाड़ी में मतलब कोई तालमेल नहीं है। वह उद्धव ठाकरे जी ने अपनी लिस्ट पहले ही अनाउंस की है, वो क्लियरेंस ना होने के पहले ही वह कुछ सीटों में विवाद चल रहा है, और उनके पास ठीक कैंडिडेट भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में हमारा मिशन था 48 में से 45 सीटें जीतने का,
अभी हमने उसको बदला है और 48 में से 48 सीटें जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और पूरे देश भर में तो 400 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। आपने दम का जिक्र करा, मैं भी कह रहा हूँ अठावले की बातों में नहीं है दम, भ्रष्टाचारी कम कम। आपने कोल आवंटन का जिक्र किया, नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट से, तो आपकी बातों को किस तरह से हम दमदार मजबूती से समझे? आपने भ्रष्टाचार में कोल आवंटन भ्रष्टाचार नहीं क्या ठीक है ना। नवीन जिंदल जी अभी ऐसा है कि नवीन जिंदल जी हरियाणा के मतलब मेन अपना ये हरियाणा के ना अपने पहले कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में कुछ नहीं रहा है तो वो इधर आए हैं। तो आपका क्या कहना है, उन्होंने नहीं आना चाहिए था? सुनील जी होगी बात, अपना बहस नहीं होती। सुनील जी होगी, ठीक है ना, देने का काम हमारा है। और बोलो अभी आपने बंगले की बात कही, बंगले की बात कही है आपने कि कांग्रेस ने आपका बंगला खाली करा दिया था और तब आपने कसम खा ली कि हमें कांग्रेस को खाली करना है। तो लड़ाई बंगले की है, मतलब विचारों की नहीं है। नहीं, लड़ाई विचारों की भी है। मतलब बंगला मेरा जरूर उन्होंने बंगला किया था खाली, मेरा जरूर कांग्रेस ने बंगला किया था खाली, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बन गए मेरे वाली। सर मेरा एक सवाल है, तो ठीक है, तो बंगले का विषय नहीं, एक वैचारिक तो विषय ही है। जो आपका सवाल है कि भाई कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद अपने हैं। कांग्रेस ने डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही ठीक काम नहीं किया। आपने अभी देखा है कि 10 सालों में इतने रोड अच्छे बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी मैंने आपका एयरपोर्ट देखा तो यहाँ भी मतलब बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना है। ये रोड मैंने अभी पहली बार देखा, बहुत अच्छा रोड बना है। पहले तो एक छोटे रोड से हम देहरादून जाते थे, तो ये बदल काफी हो रहा है। और मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक अनाज फ्री देने का निर्णय लिया। इसके पहले भी कोरोना काल से फ्री में अनाज मिल रहा है। और मैंने जो योजनाएं बनाई ये भी सबके लिए है, मतलब खाली कनेक्टिविटी विमान की और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। आम आदमी को न्याय देने की भूमिका हमारी है, नीचे के आदमी को ऊपर उठाने की भूमिका मोदी जी की है। और हमारी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई है। अगर हमें अभी सत्ता 2024 में मिलती है तो हम 3 नंबर पर आएंगे, और 5 साल मिलेंगे तो 2 नंबर पर आएंगे, और 5 साल मिलेंगे तो 1 नंबर पर आएंगे, और 5 साल मिलेंगे तो और भी ऊपर जाएंगे। तो इसी तरह मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। इंडिया में बहुत ही अच्छा व्यापार बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक बहुत ही बड़ा निर्णय सरकार ने लिया, और हमने 10 लाख नौकरियां दे दी है। और अभी भी सरकार हमारी आएगी तो जिस तरह 46 करोड़ लोगों को लोन मिला है मुद्रा योजना का, इसका मतलब उनको रोजगार मिला है। मतलब 46 लाख लोगों को नहीं 46 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। इसका मतलब उसमें 60-70 करोड़ लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियां भी छोटी मोटी मिली है, नए कारखाने बन रहे उसमें भी नौकरियां मिली है। तो जो सवाल पूछते राहुल गांधी जी कहाँ है नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, तो ये सब नौकरियां है क्या? सरकारी नौकरियां सब होती है क्या? उनको एम्प्लॉयमेंट जो में मिला है। अगर यहाँ एयरपोर्ट अच्छा बना है तो यहाँ और 100, 200, 500 लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिला है। टैक्सी वाले बढ़ रहे हैं। अभी इंडिगो की फ्लाइट 15 इंडिगो की फ्लाइट है, 40 से 50 फ्लाइट इधर आ रही है। इसका मतलब कनेक्टिविटी पर बढ़ गई है। ड्राइवर लोगों को वहाँ मतलब रोजगार मिला है, और भी कई रोजगार मिला है। वैसा रोजगार अगर कलेक्ट करते हैं तो काफी लोगों को रोजगार मिला है। सर आपने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही है सर आपने। अभी आने वाले 5 सालों में सर के लोगों को 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं सर आप। ये आने वाले 5 सालों में संख्या घटेगी या बढ़ेगी सर? नहीं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का 5 साल के लिए ऐलान किया है, 24 से लेकर 29 तक। घटेगी संख्या या बढ़ेगी सर? हाँ, ये संख्या घटेगी या बढ़ेगी सर?
क्या बढ़ेगी? संख्या घटेगी या बढ़ेगी? नहीं, संख्या घटेगी तो नहीं, लेकिन बड़ी अभी तो जो 80 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के है, मतलब जिनको आवश्यकता है, बिलो पॉवर्टी लाइन तो हम ऊपर आए हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय हुआ है। आगे हम सोचेंगे अगर आप सभी प्रदेश महामंत्री रहे, आदरणीय खजानदार जी और राजपूत क्षेत्र के विधायक भी हैं, आप भी उपस्थित हैं, और हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के भाजपा पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय देशराज कनवाल जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके मध्य में अपनी बात हमारे मध्य में